नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स इनिशिएटिव में। कल देखो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। अब उन सजेशंस को हम धीरे धीरे इस इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। और देखो वैसे एक बात बोलूं, आप में से ना बहुत सारे लोग जब सजेशन देते हैं ना, तो सजेशन में ये भी लिख देते हैं इफ़ पॉसिबल इंक्लूड दिस। ये जो वर्ड होता है ना इफ़ पॉसिबल, वो आपकी एम्पैथी को बताता है कि आप भी समझते हो इस बात को कि हाँ रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है, टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो आप इफ़ पॉसिबल लिख के छोड़ देते हो। ये बहुत अच्छी एम्पैथी का एग्जांपल है। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एक कोट से जिसका इस्तेमाल आप एथिक्स, ऐसे या जीएस के पेपर्स में भी कर सकते हो। और ये जो कोट है वो भी न्यूज़ से रिलेटेड ही होंगे। फिलहाल देखो वार का माहौल चल रहा है, आपको पता है, इसलिए आज का कोट वार के अगेंस्ट में है। थॉमस मैन का कोट है, वार इज कावर्डली एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पीस। यह कोट दर्शाता है कि वार कभी भी आपकी लीडरशिप और ग्रेटनेस का प्रतीक नहीं हो सकता। वार का रास्ता वो लोग चुनते हैं जो कावर्ड होते हैं, यानी कि बुज़दिल होते हैं। उनमें वो डिप्लोमेसी की स्किल और पेशेंस नहीं होता, उनकी लीडरशिप में विजन और कमांड नहीं होता जिससे वो पीस इस्टेब्लिश कर सकें। इसलिए हिटलर की तुलना में गांधी जी को अधिक ब्रेव और ग्रेट समझा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने वार की जगह पीस की वैल्यू को ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। जीवन के आखिरी क्षणों तक वो अहिंसा पर जोर देते रहे। तो ये कोट है। अब अगली जो न्यूज़ है ना, ये देखो दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित है। अब जब देखो दिल्ली में क्लासरूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कैमरास लगे होंगे और उनके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग होगी और उस लाइव स्ट्रीमिंग को पेरेंट्स देख सकेंगे। वैसे तो सरकार का कहना है इससे बच्चों में और ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा और क्वालिटी लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन देखो इस स्टेप के काफ़ी सारे एथिकल पहलू भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे पहले, क्लासरूम में सीसीटीवी लगाने के फैसले में ना तो पेरेंट्स ना ही माइनर स्टूडेंट्स का कंसेंट लिया गया है, तो इसे वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी माना जाएगा। दूसरा, हमारे देश में आधार जैसे डेटा सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचो गवर्नमेंट स्कूल बच्चों का जो सेंसिटिव डेटा है कैसे बचा कर रख पाएंगे। तीसरा, डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी बच्चों स्पेशली गर्ल चाइल्ड को मॉर्फिंग का शिकार बना सकती है। डीप फेक आपको पता है ना, शक्ल किसकी, नीचे का जो मतलब सर किसका, धड़ किसका, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं डीप फेक में। और डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, मॉर्फिंग हो जाती है ना, मतलब चेहरा किसी का है, नीचे का शरीर किसी और का है। चौथा, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पेरेंट्स उनके बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को देखेंगे, जिससे बच्चों का सर्विलियंस जैसा फील होगा। या फिर कोई बच्चा जो स्टडी में वीक है उसका सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा कम हो जाएगा, उसको लगेगा कि देखो मैं तो सुना नहीं पा रहा हूँ टीचर को और मुझे सारे लोग देख रहे हैं कैमरे में। समझ रहे हो। पांचवा पॉइंट, गर्ल चाइल्ड को पेरेंट्स के अलावा दूसरे जो मेल पेरेंट या फिर मेंबर्स कांस्टेंट वॉच कर सकते हैं। यह स्टॉकिंग बिहेवियर गर्ल्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, पेरेंट्स और टीचर के रिलेशन सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ ट्रस्ट पर होता है। सीसीटीवी के आने से पेरेंट और टीचर में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है ना कि टीचर हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं देती, टीचर का जो बिहेवियर है इस बच्चे को ज़्यादा फेवर करता है, हमारे बच्चों को इग्नोर करता है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, हर टीचर का अपना एक इनोवेटिव मेथड होता है पढ़ाने का और वीक बच्चों को समझाने का। कभी कभी बच्चों के साथ फर्म बिहेव भी करना पड़ता है, सख्ताई से निपटना पड़ता है। सीसीटीवी आने से टीचर पर मेंटल प्रेशर रहेगा और उनकी टीचिंग एबिलिटी जो है वो प्रभावित होगी। कोई दूसरे प्रोफेशन में इतनी हाइपर जो सर्विलेंस है वो नहीं होती। आप इमेजिन करके देखिए, आईसीयू रूम के लाइव स्ट्रीमिंग पेशेंट के रिश्तेदारों को दिखाई जाए तो क्या डॉक्टर सर्जरी कर पाएगा? बड़ी दिक्कत आएगी। हमें वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा है, लेकिन देखो बच्चों की परफॉर्मेंस और टीचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। बट बच्चों के लिए घर के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों की ग्रोथ, वैल्यू डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन होता है। पर सीसीटीवी का सर्विलेंस होगा तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है वो देखो
मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित है। हम इसे जीएस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, एथिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मैनुअल स्क्वेंजिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से बिना सुरक्षा के ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट को साफ करता है या फिर उठाता है। इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं? देखो, सबसे पहला जो एथिकल इशू इन्वॉल्व है, डिनायल ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए अभी भी लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है। दूसरा पॉइंट, राइट टू लाइवलीहुड। हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, लेकिन मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए पर्टिकुलर जो दलित कम्युनिटी है, ज़्यादातर देखो दलित कम्युनिटी के लोग ही यह कार्य करते हैं। तीसरा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। समाज के द्वारा दलित कम्युनिटी को मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में आइडेंटिफाई करना, उनके साथ कई लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन का होना समाज के लिए इनजस्टिस का सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा पॉइंट, डीप सेंस ऑफ एपैथी। सरकार के द्वारा 2013 के कानून के बाद भी मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने में सरकार फेल साबित हुई है। 2013 के कानून में ऐसे लोगों का रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन है, पर अभी तक सरकार सभी लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकी है जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं और उनका रिहेबिलिटेशन कर पाई है। मतलब सरकार ये नहीं कर पाई है उनका रिहेबिलिटेशन जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं। पांचवा पॉइंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद लोकल गवर्निंग जो बॉडीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग का ही सहारा लेते हैं और स्क्वेंजर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो जारी है। 2022 के भारत में अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग की एग्जिस्टेंस हमारे समाज में लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ जस्टिस और लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखो मणिपुर में हो रहे इलेक्शन कैंपेन की है। भारत में हर साल कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो इलेक्शन हो ही रहे होते हैं, आपको पता है। और इलेक्शन के कैंपेन में भी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े स्पीकर, ये सब दिखाई आपको देते हैं। झंडे भी बड़े बड़े, कटआउट्स, पर्चे। तो इससे आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस का अपने आंसर में जिक्र करते हैं, तो आप मणिपुर के इलेक्शन कैंपेन की बेस्ट प्रैक्टिस को कंसीडर कर सकते हैं। मणिपुर के मेती डोमिनेटेड रीजन में जो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स हैं वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के जरिए इलेक्शन कैंपेन करते हैं, मतलब झंडा लहराना। दरअसल फ्लैग होस्टिंग यहाँ पर रिचुअल की तरह मानते हैं। जहाँ पार्टी का फ्लैग होस्ट किया जाता है, लहराया जाता है, वहाँ प्रेयर की जाती है। कम्युनिटी की वुमन उस फ्लैग के नीचे वेजिटेबल, फ्रूट, राइस ऑफर करती हैं एज ए ब्लेसिंग। यह रिचुअल लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ट्रस्ट का प्रतीक होता है। ऐसे जो प्रयास हैं वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, जहां वोटर्स और लीडर्स के बीच अपनेपन का भाव हो, जहां लीडर कभी एलीट होने का फील लोगों को ना कराए। देखो, आगे से एक काम ये कर सकते हैं, इस सेगमेंट के एंड में हम किसी सिविल सर्वेंट के अच्छे कार्य या फिर गवर्नेंस का एग्जाम्पल रखेंगे। और आपका एक इंपॉर्टेंट जो सजेशन था वो ये था कि केस स्टडी में जो हम डिस्कस करते हैं ना कि एज ए सिविल सर्वेंट आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो देखो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है ना, धीरे धीरे ये रिफाइन होगा, लेकिन पहले दिन से ही ऐसा नहीं कि हम एकदम से बेस्ट पहले दिन से ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। कोई भी चीज़ हो समय तो लेती है ना, आपने भी तैयारी स्टार्ट की होगी, तो धीरे धीरे आप आज इस लेवल पर पहुंचे हो। खैर, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कर्नाटक के ISM टी भूबलन, इन्होंने देखो चाइल्ड मैरिज को रोकने में बहुत सराहनीय काम किया है। ये जो IAS है ना, इनकी मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच ने 176 बच्चों को एक साल में रेस्क्यू किया है। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं टीचर्स की एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जो लोगों से कम्युनिकेट करके उनको परस्यूट करती है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। बाल कल्याण समिति के जरिए बच्चों को काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चाइल्ड मैरिज का जिक्र आए तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कर्नाटक के IAS टी भूबलन, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। तो यही जो एग्जाम्पल है ना छोटे छोटे, वही तो हमारे आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं और मार्क्स भी बूस्ट होते हैं। तो आज हम हमारी इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। और आपका एक सजेशन ये भी था कि जितनी ज़्यादा हो सकें एथिकल टर्म्स वो हम इंक्लूड करें, उनको हम एक्सप्लेन भी करें जहां आवश्यकता हो। वो तो देखो पहले से डिसाइडेड है, हम करेंगे ही जैसे जैसे वो टर्म्स आएंगी। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।